नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मेरे चैनल टैलेंट सर्च पर आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं और टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय आय। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर हुए हों तो आपने राष्ट्रीय आय से जुड़ा हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन जो है अवश्य देखा होगा। तो साथियों, आज हम इस टॉपिक को इतना गहराई से करेंगे कि आने वाले समय में जिस भी एग्ज़ाम में आप अपीयर होंगे और उस एग्ज़ाम में अगर इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन को अवश्य ही करेंगे। तो आइए साथियों हम शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम राष्ट्रीय आय है। और इस टॉपिक को करने से पहले, क्योंकि इस टॉपिक में काफ़ी समझने वाली चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को समझने से पहले अगर हम उससे जुड़े हुए कुछ शब्दावली को समझ लें तो ये टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये शब्दावली जो है इस प्रकार से है। पहली जो शब्दावली है वो ये है, नागरिक एवं सामान्य निवासी, सिटीजन एंड नॉर्मल रेजिडेंट में क्या फ़र्क होता है। दूसरा पॉइंट है घरेलू सीमा, डोमेस्टिक टेरिटरी और राजनीतिक सीमा, पॉलिटिकल बाउंड फ्रंटियर में क्या अंतर है। तीसरा जो शब्दावली है वो अंतिम वस्तुएं, फाइनल गुड्स, और मध्यवर्ती वस्तुएं, इंटरमीडिएट गुड्स, दोनों में क्या अंतर होता है ये पढ़ेंगे। चौथा है साधन लागत या साधन आय, फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर इनकम, दोनों में अंतर होता है या दोनों एक ही हैं, ये हम पढ़ेंगे। और पांचवा जो टॉपिक है, विदेशों से शुद्ध साधन आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जिसको हम संक्षेप में नफिया के नाम से जानते हैं। नफिया जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, आज हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए साथियों, अब हम वन बाय वन करके इन शब्दावलियों को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहली शब्दावली है नागरिक एवं सामान्य निवासी। देखो, ये शब्दावली देखने पर अलग अलग प्रतीत होती है, परंतु इसका यह मतलब नहीं होता कि एक नागरिक एक सामान्य निवासी नहीं होता और एक सामान्य निवासी एक नागरिक नहीं होता। तो साथियों, जब आप देखते हो तो थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगता है, परंतु आप ये लाइन ध्यान से पढ़ें कि एक नागरिक एक सामान्य निवासी नहीं होता और एक सामान्य निवासी एक नागरिक नहीं होता। तो इसके आगे वाली जो लाइन है उसमें आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि एक व्यक्ति एक नागरिक होने के साथ साथ एक सामान्य निवासी भी हो सकता है। यानी कि एक देश का नागरिक, जैसे भारत का नागरिक है, तो वो उसका सामान्य निवासी भी हो सकता है, परंतु ये जरूरी भी नहीं है। कैसे कि एक देश का एक नागरिक आवश्यक रूप से उस देश का सामान्य निवासी हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति नागरिक तो किसी एक देश का होता है, परंतु इसी समय वो दूसरे देश का सामान्य निवासी भी हो सकता है। इस पॉइंट में देखिए, एक व्यक्ति एक देश का नागरिक हो सकता है और उसी समय वह किसी दूसरे देश का सामान्य निवासी भी हो सकता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो इंडिया में रहता है और इंडिया की उसको नागरिकता है, परंतु वो बाहर रहता है, कनाडा में रहता है और उसके इंटरेस्ट जो है कनाडा में है। तो वो व्यक्ति नागरिक तो भारत का है, परंतु वो सामान्य निवासी कनाडा का है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उदाहरण के लिए एक एनआरआई का उदाहरण ले लीजिए आप। नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो भारत का तो नागरिक है, परंतु हम उसको भारत का सामान्य निवासी नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके जो इंटरेस्ट है, जो आर्थिक हित है, वो किसी दूसरे देश में है। मान लो वो कनाडा में रहता है, तो वो कनाडा का सामान्य निवासी है और भारत का वो नागरिक है। अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति नागरिक उस देश का होता है जो उसे कानून द्वारा जन्मजात द्वारा उसको मिलता है, परंतु सामान्य निवासी उस देश का होता है जिसमें उसके आर्थिक हित केंद्रित हो और
कम से कम वो 1 वर्ष या इससे अधिक वो वहाँ रहता है तो उस देश का वो सामान्य निवासी होता है। दूसरी शब्दावली घरेलू सीमा, जिसको हम आर्थिक सीमा भी बोलते हैं, और राजनीतिक सीमा। साथियों, आपने राजनीतिक सीमा के बारे में तो ज़रूर पढ़ा होगा, परंतु घरेलू सीमा या आर्थिक सीमा के बारे में नहीं पढ़ा। तो आइए आज हम इसको डिटेल में समझते हैं कि घरेलू सीमा क्या होती है और राजनीतिक सीमा क्या होती है, दोनों में बड़ा कौन होता है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ ने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। इन शब्दों में परिभाषित किया है, घरेलू सीमा का अर्थ उस भौगोलिक सीमा से है जो एक सरकार द्वारा शासित होता है। जैसे हम भारत की अगर भौगोलिक सीमा की बात करें तो भारत के दायरे में जो सीमा आती है वो किसके द्वारा शासित होती है? सरकार के द्वारा, और जिसके अंतर्गत व्यक्ति, वस्तुएं और पूंजी पूर्ण स्वतंत्रता पूर्वक जो है आवागमन कर सकते हैं। यानी कि इसमें जो है कोई भी व्यक्ति जो है भौगोलिक सीमा के अंतर्गत बिल्कुल फ्रीली घूम सकता है, वस्तुओं का आवागमन भी फ्रीली होता है और पूंजी का भी आवागमन पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से होता है। तो इसके बाद जो है घरेलू सीमा या आर्थिक सीमा राजनीतिक सीमा से बड़ी होती है, राजनीतिक सीमा से बड़ी होती है। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, अगर हम ये जो है, ये हमारे इंडिया का नक्शा है, इसमें आप देखो, ये हमारे भारत का नक्शा है और भारत के नक्शे में इनको हम क्या कहेंगे? पॉलिटिकल फ्रंटियर बोलेंगे। ये भारत की पॉलिटिकल फ्रंटियर है, राजनीतिक सीमा है, ये भारत की घरेलू सीमा नहीं है। तो घरेलू सीमा इससे बड़ी होती है। वो कैसे? जैसे यहाँ ये पानी का एरिया है, ये पानी का एरिया है, तो भारत के अंदर की, भारत की जो घरेलू सीमा है इस राजनीतिक सीमा के अतिरिक्त इससे दूर भी है। ये जो पानी है, यहाँ कोई भी जलयान है, कोई भी किसी प्रकार का तेल निकालने का पंप लगा हुआ है, तो सारा का सारा जो है वो भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत आता है। तो इसके अंदर जो हम शामिल करने वाले जो चीज़ें हैं वो मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। एयर इंडिया द्वारा रूस और भारत के बीच चलाए जाने वाले जहाज़, क्योंकि आप जानते हैं कि एयर इंडिया जो है इंडिया की है, और एयर इंडिया अगर रूस और भारत के बीच में कोई भी जहाज़ चलाती है तो वो जो है उसके सीमा में आता है, घरेलू सीमा में। मछली पकड़ने की नौकाएं, तेल एवं प्राकृतिक गैस निकालने वाले यान जो कि देश के निवासियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में चलाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में जो मछली पकड़ने के अभियान हैं, तेल एवं प्राकृतिक गैस निकालने वाले यान हैं जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में चलाए जाते हैं, वो भी घरेलू सीमा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, विदेशों में स्थित देश के दूतावास, वाणिज्य दूतावास और सैनिक प्रतिष्ठान जो दूसरे देश में है, दूसरे देशों में है, परंतु उनका जो हित है वो हमारे देश का है, इसलिए वो हमारी जो है घरेलू सीमा में आते हैं। अब जो है उन क्षेत्रों की बात करते हैं जो घरेलू सीमा या आर्थिक सीमा में जिनको हम शामिल नहीं किया जाता। देखिए, विदेश के दूतावास जो इंडिया में काम कर रहे हैं, और वाणिज्य दूतावास और सैनिक प्रतिष्ठान जो दूसरे देशों के हैं परंतु वो हमारे देश में काम कर रहे हैं, इनको हमारी घरेलू सीमा में इसलिए शामिल नहीं किया जाता क्योंकि यद्यपि वो हमारे देश में काम कर रहे हैं परंतु उनका जो आर्थिक हित है वो अपने अपने देशों का है, इसलिए इनको हम अपनी घरेलू सीमा में शामिल नहीं कर सकते। तो साथियों, तीसरी शब्दावली है अंतिम वस्तुएं, फाइनल गुड्स, या मध्यवर्ती वस्तुएं, इंटरमीडिएट गुड। तो जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो प्रश्न ये पैदा होता है कि हम राष्ट्रीय आय की गणना करते समय अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़ेंगे या मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को।
ये जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अंतिम वस्तुएं कौन सी होती है और मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होती है। तो देखिए, वे वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर गई है तथा अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार होती है। तो साथियों, मेरे हाथ में मार्कर है। तो मार्कर जो है ये हमारे लिए यानी उपभोक्ता के लिए ये अंतिम रूप से तैयार हैं। अब हमारे हाथ में ये मार्कर है तो हमारा जो मकसद है वो इसका यहाँ बोर्ड पे लिखना है, बोर्ड पे प्रयोग करना है, न कि हमारा मकसद इसको रीसेल करना है। तो साथियों, हमारे लिए ये जो मार्कर है ये अंतिम वस्तु है, ये फाइनल गुड है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें है, इन वस्तुओं में और अधिक मूल्य वृद्धि नहीं की जाती। यानी कि मार्कर को बेच करके हम, मान लीजिए हमने इसको 10 रुपये में ख़रीदा, तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इसको 15 रुपये में बेच दें। तो अधिक मूल्य वृद्धि नहीं की जाती और न ही इनकी पुनः बिक्री की जाती है, ठीक है ना। हम इसकी पुनः बिक्री के लिए हमने इसको नहीं खरीदा है, ठीक है। तो इसके विपरीत जो मध्यवर्ती वस्तु है वे होती है जो उत्पादन की सीमा रेखा में है। देखो, दोनों बार उत्पादन की सीमा रेखा का मतलब ये होता है कि जब कोई भी वस्तु, क्योंकि आप जानते हैं कि मार्कर जो है, मार्कर शुरू में ऐसा नहीं था। ये इस रूप में आने से पहले एक पूरी उत्पादन प्रक्रिया से गुजरा है। जब तक इसका जो है रूप चेंज हो रहा था, तब तक ये जो है उत्पादन की प्रक्रिया में था, तो ये मध्यवर्ती वस्तु के रूप में था ये। परंतु जब ये इसका ये फाइनल रूप हो गया तो ये उस उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर गया। तो उसके बाद ये जो है हमारे लिए प्रयोग के लिए तैयार हो गया है। तो ये अंतिम वस्तु हो गई, इसको अंतिम वस्तु बोलते हैं। और जब ये उत्पादन प्रक्रिया में था, इस रूप में नहीं था, तो ये उत्पादन की सीमा रेखा में ही था, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर गया और उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर था। तो ये आपको मालूम हो गया, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है, ये जब दुकानदार ने इसको बेचा रीसेल के लिए, तो दुकानदार तक जो है ये मध्यवर्ती वस्तु था, परंतु जब हमारे पास आ गया तो ये वस्तु अंतिम वस्तु हो गई। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि अंतिम वस्तु का और मध्यवर्ती वस्तु का जो है क्या मतलब होता है। तो देखिए, जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो साथियों इसमें अंतिम वस्तु का जो मूल्य है वो ही जोड़ेंगे, मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को हम नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि अलग अलग स्टेज में इसका मूल्य अलग था। अगर हम मध्यवर्ती वस्तु का जो मूल्य है वो राष्ट्रीय आय में काउंट करेंगे तो वहाँ डबल जो काउंटिंग है उसकी समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए हम मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उसमें नहीं जोड़ेंगे, केवल अंतिम वस्तु के मूल्य को जोड़ेंगे। साधन लागत या साधन आय, देखने में हमें ये लगता है कि ये दोनों जो वोकैब है वो अलग अलग है, परंतु जब हम इनको पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये दोनों जो वोकैब है वो अलग अलग है या सेम है। देखिए साथियों, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के 4 साधन होते हैं, 4 फैक्टर्स होते हैं, जिनके नाम हैं भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। उत्पादन प्रक्रिया में ये जो चारों साधन हैं वो अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, और इन उत्पादन के साधनों को उनकी सेवाओं के बदले में, जैसे भूमि है, भूमि को रेंट मिलता है, लगान मिलता है, और जो मज़दूर है उसको जो लेबर है उसको मजदूरी मिलती है, और जो पूंजी है वो उसके बदले में ब्याज मिलता है, और जो उद्यमी है वो उसको लाभ मिलता है। तो इन चारों साधनों को इनकी सेवाओं के बदले में जो लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में इकट्ठा मिलता है उसको साधन आय बोलते हैं। इन साधनों के लिए ये साधन आय है, परंतु इन साधनों को जुटा करके जो उत्पादन करता है
और इन साधनों को उनकी सेवाओं के बदले में जो भुगतान करता है, जिसको आप फैक्ट्री का मालिक कह लीजिए, उसके लिए ये साधन लागत है, क्योंकि वो इनको भुगतान करता है। तो ये साधन लागत, इसलिए स्पष्ट हो गया कि साधन लागत और साधन आय जो है दो अलग अलग वोकैब नहीं है, दोनों एक ही हैं। पांचवा और इस वीडियो का अंतिम पॉइंट, विदेशों से शुद्ध साधन आय, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नफिया। देखो, इसका मतलब ये होता है कि किसी एक देश के साधनों द्वारा शेष विश्व से अर्जित साधन आय और दूसरे देशों के साधनों द्वारा उस देश में अर्जित आय का अंतर जो होता है वो विदेशों से शुद्ध साधन आय कहलाता है। देखो, शेष विश्व यानी शेष विश्व का मतलब ये है कि जब हम भारत के लिए नफिया निकालते हैं तो भारत को छोड़ के अतिरिक्त भारत का जिन देशों के साथ लेन देन होता है, व्यापार होता है, उनको शेष विश्व में काउंट करते हैं। तो इसका एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए भारत के साधनों द्वारा शेष विश्व से कमाई गई जो आय है वो 500 करोड़ है, और शेष विश्व द्वारा भारत में कमाई गई जो आय है वो 300 करोड़ रुपए हैं। तो विदेशों से शुद्ध साधन आय जो होगी वो 200 करोड़ होगी। तो आपने विदेशों से शुद्ध साधन आय को अच्छे से समझा। तो साथियों, एक बात का आप अवश्य ध्यान दें कि इन कंसेप्ट को आप बिल्कुल भी रट्टा ना लगाएं, समझने का प्रयास करें। अगर इन कंसेप्ट को आप अच्छे से समझेंगे तभी आपको जो है ना ये इस लेसन की समझ जो है डेवलप होगी। तो साथियों, आपने पांचों कंसेप्ट को समझा। क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए ही केवल आपको 5 वोकैब बताई है। जो बाकी की वोकैब है वो आने वाले अगले वीडियोस में मैं आपको 1 बाय 1 करके अच्छी तरह से बताने का प्रयास करूंगा। तो इसके साथ मैं आपका जो है धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में भी आपने मेरे को अच्छा सराहा और आगे भी अच्छा सराहेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो वीडियो हैं, जो दमदार वीडियो हैं, आपको मिलते रहें। लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। जय हिंद, जय भारत।